A to Z आयुर्वेदिक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है औषध सेवन काल। देखिए, किसी भी रोग को दूर करने के लिए औषध की आवश्यकता होती है। तो औषधि तो हम लोग ले लेते हैं, लेकिन उस औषधि को किस समय हमें सेवन करना है, इसका भी हमें भरपूर ज्ञान होना चाहिए। तभी वह औषधि उस रोग को सही करने में फ़ायदा करती है। और आजकल इसी का व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता, जैसे किस औषधि को हमें किस सेवन पर किस समय ग्रहण करना है। तो हमारे आयुर्वेद में औषध सेवन काल वर्णित है। तो आचार्य चरक ने 10 विध औषध सेवन कालों का वर्णन किया है। आचार्य सुश्रुत ने भी चरक के मतानुसार ही 10 विध औषध सेवन काल। फिर अष्टांग संग्रह के अनुसार इन्होंने एक एक्स्ट्रा मान लिया है। इन्होंने 11 औषध सेवन काल का वर्णन किया है। इन्होंने एक एक्स्ट्रा क्या माना है, वह है निसी, अर्थात रात के समय जो हम औषध सेवन काल करते हैं वह इन्होंने एक्स्ट्रा मान लिए है। अब इसका क्या महत्व है मैं भी बताता हूँ आपको आगे की वीडियो में। और अष्टांग हृदय, और ये दोनों के जो अष्टांग संग्रह के टीकाकार वृद्ध भागवत हैं और अष्टांग हृदय के रचनाकार अष्टांग भागवत हैं। तो इनके अनुसार जो है औसत सेवन काल भी 10 ही माना गया है, जो चरक और सुश्रुत ने माना है। और भैषज करना के जो मुख्य आचार्य हैं, आचार्य सारंगधर, इन्होंने 5 ही औसत सेवन काल का वर्णन किया है ना। तो हमें इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि किस औषधि को किस समय हमें सेवन करना है, तभी वह औषधि लाभप्रद होती है, अन्यथा वह औषधि हमें फ़ायदा नहीं करती। तो इसका बहुत ही विशेष महत्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए मैं आपको एक फिगर के माध्यम से समझाता हूँ। एक फिगर से ही मैं आपको पूरे 10 और 11 औसत सेवन कालों का वर्णन कर दूंगा और आप लोग भली भांति समझ जाएंगे। देखिए, ये हो गई हमारी ईसोफेगस, ये स्टमक वाला पार्ट, और ये डिओडनम, और यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ से हमारी ये लार्ज इंटेस्टाइन होकर रेक्टम, और ये मलाशय। तो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। यहाँ पर ये लंग होते हैं, और बीच में हमारा ये हार्ट होता है। और ये है, देखिए, नाभिगत एरिया है ना, नाभि का एरिया है। तो हमें शरीर को यहाँ से 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। ये बीच में नाभि वाला एरिया है, और ये नाभि के नीचे हो गए, ये हो गया अधःकाय। क्योंकि नाभि के नीचे है इसलिए क्या है, अधःकाय कहलाया जाएगा। और ये नाभि के ऊपर ऊर्ध्वकाय कहलाया जाएगा। अब इसी के अनुसार ही मैं आपको पूरे 10 विध औषध सेवन काल इस फिगर में समझा दूंगा, और किस औषधि को किस रोग के अनुसार, किस वायु के अनुसार सेवन करना है और किस देश के अनुसार सेवन करना है, यह भी आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहला औषध सेवन काल होता है, वह होता है अभक्त। अभक्त यानी होता है एम्प्टी स्टमक, यानी हमें जब हम कोई भी भोजन नहीं लिए होते तो एम्प्टी स्टमक जो हम औषध का सेवन करते हैं वह कहलाता है अभक्त सेवन काल। और अधिकतर जो किसके लिए होता है, ये बलवान रोगियों के लिए होता है ना। जो क्रस होते हैं, दुर्बल रोगी होते हैं, उनको इसका औषध सेवन काल नहीं कराते हम, क्योंकि उसमें उनके बवन होने की संभावना हो जाती है, उल्टी होने की संभावना हो सकती है। तो ये बलवान रोगियों में ही हम अभक्त औषध सेवन काल का ही करते हैं। क्योंकि आपने सुना भी होगा, अधिकतर औषधियाँ जो खाली पेट औषधि कहते, अधिकतर जो पंचकर्म होता है हमारे आयुर्वेद में शोधन प्रक्रिया, तो उसमें बमन और विरेचन की औषधियों को हम क्या है, अभक्त औषध सेवन काल के अंतर्गत ही एम्प्टी स्टमक खिलाते हैं, जिससे उनका भली भांति शोधन कर्म हो सके। तो शोधन औषधियों का सेवन काल हम अभक्त ही कराते हैं। तो पहला औषध सेवन काल होता है अभक्त। अब देखिएगा, यहाँ पर नाभि के नीचे देखिए क्या है, इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन किसका स्थान है, ये वात का स्थान है। नाभि जो होता है पित्त का स्थान है, और नाभि के ऊपर जो होता है ये थोरेक्स रीजन जो
हमारा ये लंग वाले रीजन है, यहाँ पर किसका स्थान है, ये कफ का स्थान है। तो इसी के अनुसार ही औसत सेवन काल निर्धारित है कि वात का डिसऑर्डर है तो हमें क्या औसत सेवन काल होगा, पित्त का है तो क्या औसत सेवन काल, कफ का क्या औसत सेवन काल है। तो इसी समझना, देखिए ये बात का है। अब बात के भी देखिए भेद होते हैं, अपान, समान, उदान। तो इसके अनुसार ही औसत सेवन काल डिवाइड किया गया है कि किस वायुगत विकार होता है। जैसे देखिए चूँकि ये आंतों वाला एरिया है और यहाँ पर कौन सी बात का प्रधानता होती है, अपान वायु की प्रधानता होती है ना। तो यहाँ पर अपान वायु की प्रधानता होती है। जो यहाँ पित्त है तो यहाँ कौन सी वायु होगी, यहाँ समान वायु होगी। नाभि के बाद समान वायु, और नाभि के जस्ट ऊपर अपना थोरैक्स रीजन है और स्टमक है, और यहाँ पर होती है उदान वायु। ठीक है। और ये देखिए हृदय प्राणे स्थित है, हृदय में प्राण होते हैं तो ये प्राणवायु का अधिष्ठान है। लंग्स भी प्राणवायु के अधिष्ठान है। और संपूर्ण शरीर में किसका अधिष्ठान है, वह व्यान वायु का अधिष्ठान है ना। तो अभी आपने दोषों की स्थिति मैंने आपको समझा दी, और किस वायु को, वायु का भी कहाँ कर्म है यही बता दिया। क्योंकि पितम पंगु कफम पंगो पंगो बल धातुआ वायुना यत्र नियंते तत् गच्छन्ते मेघवत। तो पूरे संपूर्ण शरीर में वायु का अधिष्ठान होता है, और वायु के अनुसार ही हम औसत का सेवन काल करते हैं। तो अब देखिए, हम देखते हैं, ये मैंने आपको पहला बता दिया आवक्त औसत सेवन काल। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा औसत सेवन काल है, वह है प्राक भक्त, है ना। दूसरा काल नीचे आएगा ये प्राक भक्त औसत, अर्थात क्या, प्राक मतलब पहले, भोजन के पहले जिसका औसत का सेवन किया जाता है वह प्राक भक्त औसत सेवन काल कहलाता है। तो क्या, अब देखिए सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको कुछ भी आप याद करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आपने यहाँ प्रागवत लिख दिया। तो प्रागवत औसत सेवन काल कब करते हैं हम, जब कोई अपान वायुगत विकार होता है, यानी मूत्राशय मलाशयगत कोई रोग होता है ना। अपान वायुगत विकार होगा तो हमें क्या करना है, प्रागवत औसत सेवन काल करना है ना। फिर देखिए, फिर हमारा तीसरे नंबर में आ जाएगा जो है वह फिर मध्य भक्त, मध्य भक्त है ना। तीसरा औसत से काल है मध्य भक्त। मध्य भक्त क्या क्या है, नाभिगत डिसऑर्डर, यानी मध्य काय गए, क्योंकि नाभि क्या है, ये अधः काय हमने पढ़ लिया, नाभि के नीचे अधः काय, नाभि के ऊपर ऊर्ध्व काय, और ये क्या हमारा हो गया मध्य काय, है ना। तो नाभि के जो यानी लीवर के डिसऑर्डर हो गए, है ना, यहाँ पर स्प्लीन वगैरह होता है, अग्नाशय होता है। तो नाभिगत जो विकार होते हैं और समान वायु से, और ना यहाँ पर स्थान कौन सी वायु का, समान वायु। तो समान वायुगत जो विकार होते हैं और नाभिगत जो विकार होते हैं, या पित्तज कोई विकार होता है, क्योंकि पित्त का भी अधिष्ठान है यहाँ पर, तो उसमें हमें औसत सेवन काल कौन सा करना है, मध्य भक्त। अर्थात किसी को ग्रहणी का विकार है तो हमें ग्रहणी की कोई भी औसत का सेवन जो करना है वह मध्य भक्त करना है। अर्थात पहले आप भोजन ग्रहण करें, फिर उसके बाद औसत ग्रहण करें, उसके पश्चात फिर भोजन ग्रहण करें, तो यह मध्य भक्त कहलाता है। भोजन के बीच में जो हम औसत सेवन करते हैं वह मध्य भक्त औसत कहलाता है। तो यहाँ मध्य भक्त आप समझ सकते हैं कि ये पित्त के लिए, यानी पित्तज कोई व्याधि होती है और समान वायुगत कोई विकार होता है। अब हम हमारा अभक्त हो गया, प्राग भक्त हो गया, मध्य भक्त हो गया। अब तीसरा चौथा आ जाएगा हमारा अधोभक्त। अधोभक्त मतलब क्या करता है, खाना खाने के बाद। अब खाना खाने के बाद भी देखिए दो हैं, है ना। खाना खाने के बाद भी दो प्रकार के होते हैं, प्रातः और सायं, है ना। तो अगर प्रातः औसत है, अगर, है ना, अगर आप देखिए, हम खाना भी दो टाइम करते हैं, सुबह भी खाना खाते हैं और शाम को भी खाना खाते हैं। तो अगर प्रातः है, अगर सुबह आपने खाना खाया है तो सुबह प्रातः जो है व्यान वायु का अधिष्ठान रहता है, व्यान वायुगत विकार होते हैं। तो अगर कोई व्यान वायुगत विकार है तो आपको भोजन प्रातः यानी सुबह जो आप भोजन करते हैं उसके पश्चात औसत सेवन करता है। और उदान वायुगत कोई विकार है या कोई कफज विकार है, देखिए क्योंकि हम चौथा नंबर में लिखा ही यही है, क्योंकि ये कफ से रिलेटेड है। तो अगर कफज कोई विकार है, उदान वायुगत विकार है, तो आपको शाम के समय भोजन करने के पश्चात औसत का सेवन करना है। तो अधोभक्त में दो कंडीशन लागू की गई हैं, प्रातः और सायं, है ना। क्योंकि प्रागभक्त तो देखिए सुबह ही होगा, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं उसके पश्चात प्रागभक्त भोजन तो करते हैं नहीं, तो भोजन करने के पहले एक ही औसत सेवन काल होगा। लेकिन अधोभक्त में दो हैं, प्रातः और सायं। तो प्रातः में व्यान वायुगत विकार में प्रातः करते हैं, और सायं काल में उदान वायुगत कोई विकार होता है तो हमें सायं करना है। जैसे कोई
कंठगत व्याधि हो गई या आमाशयगत व्याधि हो गई, तो हमें सायंकाल भोजन करने के पश्चात औषध का सेवन करना है। ठीक है, तो ये हमारे 4 औषध सेवन काल हो गए। अब देखिए हृदय, हृदय देखिए कहाँ पर स्थित है, 2 लंग्स के बीच में स्थित है, या 2 लंग्स के बीच में, बीच मतलब क्या है, अंतर में स्थित है, इसीलिए इसको कहेंगे अंतराभक्त। तो ये हमारा 5वां औषध सेवन काल है, अंतराभक्त। यानी कोई हृदयगत विकार कोई होता है, जैसे हार्ट की जिसको मेडिसिन चलती हैं, उसको अंतराभक्त, अर्थात एक भोजन की जीर्ण हो जाए फिर उसके पश्चात औषध सेवन करना, फिर उस औषध के जीर्ण हो जाने के पश्चात हमें दूसरा भोजन ग्रहण करना है। यानी एक भोजन के जीर्ण होने के पश्चात ही हमें औषध का सेवन करना है। तो हृदयगत कोई विकार होता है, और हृदय में प्राणवायु का भी स्थान होता है और व्यानवायु का भी स्थान होता है। तो प्राणवायु व्यानवायु के विकारों में भी हमें अंतराभक्ति औषध सेवन काल करना है। ठीक है, तो ये हमारा 5वां औषध सेवन काल का हो गया, अंतराभक्त। फिर हम देखते हैं क्या है, 2 लंग्स है हमारे, है ना, और 2 लंग्स में किसका अधिष्ठान है, प्राणवायु का अधिष्ठान है। तो प्राणवायुवत कोई विकार होती हैं, तो उसमें प्राणवायु में अंतर्गत जो है 3 औषध सेवन का, मैं यहाँ बता देता हूँ प्राणवायु वाला। तो प्राणवायुवत कोई विकार होते हैं तो इसके 3 औषध सेवन काल बताए गए हैं, है ना। तो 6वां, 7वां और 8वां। तो प्राणवायुवत जो विकार में जो बताया गया है, पहला बताया गया है सग्रास, ठीक है, फिर मुहुर्मुहु और ग्रासांतर। तो अगर आपको जैसे लंग से ये प्राणवय स्रोतस हैं, है ना, प्राणवाहनम सोश्राम हृदय मूलम महास्रोतश्च, है ना। तो हृदय हो गया, और जो लंग की बीमारी जैसे श्वास कास हिक्का, अगर श्वास कास हिक्का पिपासा, है ना, ये आपको व्याधियाँ हैं, जिसको अस्थमा की भी प्रॉब्लम होती है, तो उसको क्या क्या बताया गया है, किस कौन कौन से औषध सेवन काल इसके लिए, सग्रास, यानी सग्रास मतलब भोजन के साथ ही आपको औषध सेवन काल करना है। मुहुर्मुहु, चूँकि अस्थमा का अटैक भी कितनी बार आता है, बार बार आता है, इसलिए मुहुर्मुहु मतलब यानी होता है बार बार, यानी बार बार आपको औषध सेवन काल करना है। और ग्रासांतर, 2 ग्रासों के मध्य में अंतर, यानी एक ग्रास आपने वो एक कवल भोजन किया, उसके पश्चात दूसरा कवल भोजन किया, उसके पश्चात आपको औषध सेवन करना है। तो ग्रासांतर भी क्या है, प्राणवायुगत विकारों में ही इस्तेमाल किया जाता है। तो और किस में किया जाता है, जो अपने लंग के कोई डिसऑर्डर होते हैं। तो हमारे ये 8 हो गए। अब एक होता है 9वां औषध सेवन काल। 9वां औषध होता है सामुद्ग, है ना। सामुद्ग यानी होता है, देखिए संपुट। संपुट में क्या करते हैं, अगर संपुट किस में काम, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा बीच में, तो आपको कोई ऊर्ध्वगत व्याधि हो या अधःगत व्याधि हो, अगर दोनों गत कोई व्याधियाँ हैं, चाहे ऊर्ध हो चाहे अधः, तो इसमें हम सामुद्ग औषध सेवन काल का इस्तेमाल करते हैं। सामुद्ग यानी क्या होता है, पहले आपने औषध लिया, फिर आपने भोजन लिया, अब फिर आपने औषध ले लिया, तो आपने एक संपुट बना दिया कि आपने पहले औषध ग्रहण कर लिया, फिर बीच में भोजन लिया, फिर औषध ग्रहण कर लिया। तो एक आपने जैसे सीपी होती है, सीपी के बीच में मोती होता है, तो उस मोती के रूप में आपको ऊपर दोनों उसकी सुक्ति रहती है, बीच में मोती रहता है, मोती के रूप में भोजन को लेना है और दोनों सुक्तियों के रूप में आपको औषध को लेना है। तो चूंकि जो देखिए आपने पहले औषध लिया तो अधःगत कायगत रोगों को दूर कर देगी, फिर बीच में भोजन रहेगा, और ऊर्ध्व कायगत जो रोग है उसको फिर आपने औषध ले लिया है तो ऊर्ध्व कायगत रोगों को दूर कर देगी। तो देखिए इसीलिए क्योंकि औषध का आपने संपुट बना दिया है, बीच में भोजन रहेगा, तो ऊर्ध्व अधः कायगत शयगत जो रोग होते हैं उसमें हम सामुद्रिक लेते हैं। अब हमारा आता है, देखिए 10वां सबसे मेन 10वां औषध सेवन काल है सभक्त औषध सेवन काल। और सभक्त औषध काल क्या होता है, संपूर्ण शरीर के लिए होता है ना। संपूर्ण शरीर में कोई कहीं भी व्याधि हो, सभक्त क्या है, संपूर्ण शरीरगत, या संपूर्ण शरीर में कहीं भी व्याधि हो, तो आप भोजन के साथ अगर औषध सेवन काल करेंगे, औषध उसका सेवन करेंगे, तो आपको कोई संपूर्ण शरीरगत व्याधियों को दूर कर देगी और कोई भी उसके निरापद प्रभाव रहेंगे। इसलिए अधिकतर जो है भोजन के साथ आपने औषधि ली तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, भोजन का पाचन भी ढंग से प्रकार से होगा। तो ये हमारे 10वें औषध सेवन काल हो गए। अब 11वां जो देखिए अष्टांग संग्रह में जो 11वां बताया हुआ है ना, इतना आपको समझ के मिटा देता हूं मैं। तो 11वां जो औषध सेवन काल बताया गया वह है निसी, है ना। तो देखिए हमने आंतों के का औषध सेवन काल पढ़ लिया, नाभि का पढ़ लिया, हृदय का पढ़ लिया,
स्टमक का पढ़ लिया, लंग का पढ़ लिया। अब देखिए यहाँ होती है क्लेविकल, है ना, यहाँ पर क्लेविकल बोन होती है जिसको आयुर्वेद में जत्रुगत बोन कहते हैं, जत्रु कहते हैं। तो निसी को बताया गया ऊर्ध्व जत्रुगता नाम, यानी ऊर्ध्व जत्रुगत। तो ऊर्ध्व जत्रुगत, जत्रु से ऊर्ध्व जो में क्या आता है ENT यानी ईयर नॉट थ्रॉट, और आई, इनसे रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आपको ऊर्ध्व जत्रुगत यानी आपका औसत सेवन क्या होगा, निसी अर्थात रात में होगा, है ना। यानी आँख की कोई बीमारी है, कान की कोई बीमारी, नाक की कोई बीमारी है, तो आपको रात में औसत सेवन करना है, तो उसका ही प्रभाव ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। और मृदु विरेचक, मृदु विरेचक, आपको कोई सॉफ्ट लग्जेटिव लेना है जिससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो मृदु विरेचक भी रात में ही बताया गया है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं पूरे शरीर के माध्यम से ही मैंने बता दिया आपको कि 11 औसत सेवन काल क्या होते हैं। तो इसके अनुसार आप भली भांति अच्छे से समझ सकते हैं तो किस प्रकार आपको औसत सेवन काल करना है, औसत का सेवन ग्रहण करना है। अब मैं आपको लास्ट बता रहा हूँ, आचार्य सारंगधर के अनुसार, आचार्य सारंगधर ने लिमिटेड जो है 5 में ही औसत सेवन काल बता दिए हैं। इन्होंने बताया गेया पंचविधे काले भैसज ग्रहणे न किंचित सूर्योदय जाते, सूर्योदय काल में, तथा दिवस भाजने दिन के काल में, सायंते भोजन सायं काल में, मुहुर्मुहु और निसी, है ना। तो सूर्योदय के समय औसत सेवन काल एक बताया है, पहले आप सूर्योदय के समय दवाई ग्रहण करें। दूसरा दिन के समय अर्थात लंच में बताया। तीसरा शाम के समय अर्थात इवनिंग में। फिर मुहुर बार औसत सेवन काल जो हम श्वास का सिक्का के लिए करते हैं। और निसी अर्थात रात में औसत सेवन काल, ये 5वां बता दिया। तो इन्हें सूर्योदय, दिन के समय, शाम के समय, बार और रात के समय, ये 5 औसत सेवन काल ही बताए हैं। तो अगर हम किसी भी दवाई का सेवन, किसी भी आयुर्वेदिक औषधि का सेवन अगर हम औसत सेवन काल के अनुसार करते हैं तो उस औसत काल की एफिकेसी और बढ़ जाती है और वह हमें अधिक फायदा करती है। और इसे मॉडर्न ने भी स्वीकार किया है, इसे क्रोनोथेरेप्यूटिक्स नाम दिया है ना। इन्होंने ही बताया है, जो मॉडर्न में भी इसे स्वीकार किया गया है इस थ्योरी को, जो औसत सेवन काल की आयुर्वेद ने थ्योरी बताई है, उसे क्रोनोथेरेप्यूटिक नाम से मॉडर्न ने भी स्वीकार किया गया है कि ये जो औसत सेवन काल के अनुसार अगर हम औषधियाँ सेवन करते हैं तो वह फायदेमंद होती है, श्रेयस्कर होती हैं। धन्यवाद।